Cardiac poisons, it's a relatively smaller topic और इसके अंदर further subdivided हैं different poisons जिसके अंदर एकोनाइट, निकोटीन, डिजिटालिस, ओलियंडर और क्विनीन जो हैं ये शामिल हैं इसके अंदर. These are basically poisonous plants and they have their actions mainly on the heart. Other than that इनके CNS के ऊपर भी कुछ actions होते हैं लेकिन ज़्यादातर they are causing trouble to the heart. सबसे पहले we are going to talk about aconite. What exactly is aconite? It's also known as monk's hood, मिठा जहर, विष. यूरोपियन कंट्रीज में इसको वुल्फ्स बेन के नाम से भी जो है वो इसको ज्यादा जाना जाता है. दिस इज बेसिकली दैट bluish purplish mauve lilac whatever color you want to call it flower of wolf's bane जो काफी commonly नजर आता है आपको बाहर के ममालिक के अंदर. Basically all parts of this plant they're poisonous, either the leaves, stem, especially root जो है यहाँ पर दिखाया गया it's very poisonous और ज्यादातर जो है वो यही poison बनाने के इस्तेमाल में आता है. The dry root it's conical, ठीक है, or towards the edges it becomes tapering and these are these tiny rootlets जो broken होते हैं, थोड़े shriveled मतलब मुड़े होते हैं. They're 5 to 10 centimeters long with approximately 1.52 centimeters of thickness and most of the times they are mistaken for horseradish. Horseradish roots भी जो है वो vegetables के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. This is basically a horseradish. तो अगर आप इन दोनों को compare करके देखें तो it's very hard to differentiate, खास करके अगर आप जल्दी में दोनों चीजें purchase करते हैं. और ये इसका एक क्रॉस सेक्शन कटा हुआ ब्राउनिश इसके रूट्स हैं, देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर. The active principle that is involved, that's an important part of aconite. It's basically aconitine. Other than that, आपको इसमें pseudoaconitine भी आपको मिलता है, picaconitine और aconite. These are all active principles of aconite, but most of the times you're going to get aconitine. अगर हम इसको physically देखें तो they're basically colorless, transparent, rhombic crystals. Rhombic means 8-sided. The colorless, transparent. पानी में ये mix नहीं होता, आप इसको dissolve करें तो नहीं होगा, but it's very easily soluble in benzene and chloroform. जहाँ तक इसके action का ताल्लुक है, it basically acts as a stimulant initially. उसके बाद it starts to paralyze the peripheral nervous system, specifically जो sensory और secretory nerves हैं. CNS के अंदर और मायोकार्डियम और स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स के अंदर जितने भी नर्व्स इन्वॉल्व हैं सबको इनिशियली ये स्टिमुलेट करता है एंड देन इट टेंड्स टू पैरालाइज ट्रांसमिशन. इट डज नॉट अफेक्ट द हायर सेंटर्स. यही वजह है कि द पर्सन या द विक्टिम ही रिमेन्स कॉन्शियस टिल द वेरी एंड ऑफ हिज डेथ और डेथ मोस्टली अकर्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है इसके अंदर होती है ज़्यादा. अगर डिटेल्ड साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम्स तो जीआई की सबसे पहले बात कर लेते हैं. उसके अंदर देयर इज अ टिपिकल नोजिया वॉमिटिंग वाला कॉम्प्लेक्स आपको देखने में मिलेगा. देयर इज पेन इन द एब्डोमेन ऑन इंजेक्शन. इसका टेस्ट इज बिटर स्वीट बट इट्स एक्सट्रीमली बर्निंग और जुबान के ऊपर ये लगता है बहुत ज्यादा. इट कॉजेस नमनेस. सीवीएस के अंदर जो कि इसका हार्ट को चूंकि ज्यादा मेनली अफेक्ट करता है तो इट कॉजेस सिवियर हाइपरटेंशन जिसकी वजह से पल्स जो है वो कम हो जाती है. इरेगुलर सीएनएस में सिम्टम्स आते हैं मोस्टली वर्टाइगो, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है. मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम्स की अगर बात करें तो देयर इज वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स. रेस्पिरेशन इज वेरी स्लो, मुश्किल से सांस आती है, शैलो होती है, ज्यादा गहरे सांस नहीं लेता बंदा. Ocular symptoms की अगर हम बात करें तो the pupils they tend to alternately contract and dilate. ठीक है, पहले वो contraction शो करेंगे फिर वो dilation शो करेंगे और temperature is mostly below normal और skin जो होती है it's very cold. जहाँ तक fatal dose और fatal response का ताल्लुक है तो the fatal dose for the root is 1 to 2 grams whereas for specifically aconitine जो कि इसका active principle भी है it's 2 to 5 milligrams. The fatal period is approximately 2 to 6 hours. An ingestion of 1 to 2 grams of the root of wolf's bane कह लो या aconite कह लें
So the fatal period is approximately 2 to 6 hours. जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, in case of a person who has ingested this specific poison, gastric lavage किया जाता है, alongside उसी के अंदर आप activated charcoal देते हैं जो कि इसको absorb कर लेता है अपनी surface के ऊपर. Atropine is administered intravenously, that's approximately 1.5 to 1 milligrams. Cardiac monitoring की जाती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा because मैंने पहले बात की कि it's directly affecting your cardiac system. Symptomatic management से मतलब है कि अगर उसको कोई पेन में है, उसको इशू या उसको वॉमिटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको जो है वो सिम्टम्स को आपने ट्रीट करना है just to make the victim. As far as the postmortem findings are concerned, there are no specific findings in aconite. Asphyxial findings आपको जो है बहुत clearly आपको मिलेंगी जिसमें critical hemorrhages वगैरह और आपके सारे lips के ऊपर जो pinkish और सारा एक set of symptoms होता है वो मिलेगा. Organs they seem congested. Autopsy जो अगर आप internal autopsy करेंगे तो उसके अंदर आपको organs के ऊपर congestion नजर आएगी. Naturally ये asphyxia की ही एक कह लीजिए इसको. Stomach के अंदर आपको undigested या partially digested आपको roots के जो हैं pieces मिलेंगे आपको जो इसका aconite का. As far as the medical legal aspects of this poison are concerned, this is considered as an ideal homicidal poison. और उसकी वजह ये है कि ये बआसानी दस्तयाब है, इसकी lethal dose बहुत कम है और fatal period जो है वो बहुत ही ज़्यादा short है. It's 2 to 6 hours, which is makes it quite preferable as a homicidal poison. इसका कलर जो है वो आप डिस्गाइज कर सकते हैं किसी भी पिंक कलर की चीज में मिक्स करके उसको, और टेस्ट भी जो है वो इसका मास्क किया जा सकता है, इसको किसी मीठी चीज के साथ देते हैं. अदर देन दैट इट्स एक्सट्रीमली अनस्टेबल, और इसका एक और एज ये है कि प्यूट्रिफैक्शन के ऊपर इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड दैट्स व्हाई अगर किसी विक्टिम की जो है वो कब्र कुशाई करवाई जाती है तो उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा. एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी होती है, जिसने मैंने पहले जिक्र किया कि हॉर्स राडिश रूट्स जो होते हैं अगर आप वो इस्तेमाल कर लें तो उससे भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम फिजिकली दोनों की काफी लोग से एग्जिस्ट होती हैं और कोएक्सिन को मोस्टली जो है वो इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट पॉइजन इज निकोटियाना टबैकम, जिसको हम आम जुबान में या आम फहम में जिसको हम टबैको भी कहते हैं. टोबैको की अगर बात करें तो जो टोबैको प्लांट है उसके तमाम पार्ट्स दे आर पॉइजनस एक्सेप्ट फॉर दीज ड्राइड सीड्स, लीव्स के स्टेम, बाकी एरियाज जो हैं रूट्स वगैरह. The dried leaves they contain approximately 1 to 8% of nicotine. The dried leaf is slightly yellowish brownish in color. जिस तरह ये आपको सिगरेट की फिलिंग्स आपको नजर आ रही हैं, कुछ इस किस्म का उसका मिलता जुलता जो होता है वो color होता है. Basically the leaves they contain alkaloids, they are toxic in nature. इसमें ज़्यादातर जो है वो निकोटीन, एनाबिसिन ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं. एवरेज सिगरेट जो एक आम मार्केट में दस्तयाब है उसमें approximately it's 1 to 3 milligrams of nicotine that's present in your daily cigarettes that is available. अगर हम सिंपल निकोटीन की बात करें जो कि इसका एक्टिव प्रिंसिपल भी है, तो इट्स बेसिकली अ कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक ऑयली लिक्विड. यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर दिया गया है. बेसिकली इट्स बेसिकली 95% निकोटीन सॉल्यूशन. कलरलेस होता है, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस एन एक्रिड बर्निंग टेस्ट, और इसका जो स्मेल होती है दैट्स नॉट वेरी प्लेजेंट. जहाँ तक इसके एक्शन का ताल्लुक है, इट्स बेसिकली वर्किंग ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया. ऑटोनॉमिक गैंग्लिया इनिशियली इनकी स्टिमुलेशन करवाता है, जिस तरह कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि निकोटीन जो है इट्स मोर ऑफ अ स्टिमुलेंट, ठीक है, बट लेटर ऑन दे गेट डिप्रेस्ड, उनका जो फायरिंग रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड अल्टीमेटली दोस गैंग्लिया दे आर ब्लॉक्ड. अदर देन दैट इट इज आल्सो एक्टिंग ऑन द सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ से आपके सारे इम्पल्सेस स्पेसिफिकली जो मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए होते हैं वहां पर जाकर ये एक्ट करता है. As far as the signs and symptoms of this poison are concerned, अगर आप इसके acute poisoning के cases में जाएं, उसके अंदर आपको ज्यादातर जो affected होते हैं they are CVS, GI and CNS. CVS के अंदर आपको initially tachycardia मिलेगा since it's a stimulating agent.
which is followed by bradycardia, blood pressure decrease कर जाता है, और अगर dosage ज़्यादा है तो it can also cause arrhythmias, leading to tachypnea और ultimately respiratory collapse भी जो है वहाँ के हो सकता है, that causes the death of the person. GI के अंदर आपको burning acid sensation मिलेगी, जिस तरह मैंने पहले भी बात की. There is going to be nausea, vomiting, severe abdominal pain होगी इसके अंदर. CNS symptoms के अंदर is going to cause headache, restlessness, confusion, vertigo, sweating, convulsions, and coma. Or if it's being taken for a pretty longer period of time, chronic poisoning के अंदर it's going to affect mainly your respiratory systems, causing cough, wheeze, सांस चढ़ेगा, chronic bronchitis भी हो सकता है, and ultimately it can lead to lung cancer. As far as the GI and the CVS are concerned, उसके अंदर भी आपको similar जो है symptoms देखने में मिलेंगे. CNS gets the most affected because it causes impaired memory. There's blindness, tremors आते हैं, leading to ultimately anxiety, headache. Basically, this is derived from the tobacco plant. इसके तमाम ही parts, उसके roots, उसका stem, उसके leaves, they are all poisonous except for the ripe seeds that are shown here. Just for the sake of reference, ये एक common thumb, ये thumb tag जो होती है वो रखी हुई है size का, ताकि इससे अंदाजा हो जाए. The dried leaves, they contain approximately 1 to 8% of nicotine. और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो toxic alkaloids होते हैं, ठीक है, non-nicotine and lobeline, specifically in the Indian version of the tobacco that is common these days. And approximately the average cigarette, it delivers about 1 to 3 milligrams of nicotine per shot. Nicotine is basically a colorless, hygroscopic, oily liquid. Hygroscopic means that it repels water. This is basically a 95% pure solution of nicotine, and it has been given this color, golden yellowish color, just to make it noticeable. It has an extremely acrid and an unpleasant taste. Basically, it acts on the autonomic ganglia. Initially, it causes stimulation. यही वजह है कि जो लोग smoking करते हैं, they feel stimulated. या फिर जो लोग nicotine gums लेते हैं, आजकल तो बहुत common है. But then initially, these autonomic ganglia, they become depressed and at times even blocked. Other than that, it also acts on your somatic neuromuscular junctions. जहाँ तक इसके साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है, इसकी जो एक्यूट पॉइजनिंग के केसेस होते हैं उसके अंदर आपको 3 सिस्टम्स, सेरेब्रोवास्कुलर, जीआईटी एंड सीएनएस, वहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो सिम्टम्स आपको देखने में मिलते हैं. As far as CVS is concerned, आपको tachycardia initially, which will be obviously followed by bradycardia and a decrease in the blood pressure. At times में arrhythmia और tachypnea भी जो है वो देखने में मिलता है. As far as the gastrointestinal system is concerned, वहाँ पर there's nausea, vomiting होती है, पेट में शदीद दर्द और salivation जो है वो आती है, और एक बड़ी specific किस्म की एक tobacco की odor होती है जो acute poisoning के केस में जो है वो आप उसको महसूस कर सकते हैं. As far as the CNS is concerned, इसमें there is severe headache, there is restlessness, confused होता है बंदा, और at times even उसको अगर dose severe है, it can lead to convulsions and ultimately coma. और अगर वो prolonged अरसे से ले रहा है and there is it's a case of chronic poisoning, उसके अंदर there will be mostly cough, there is going to be wheeze, जिस तरह आप लोगों को आम smokers के अंदर जो है वो चीजें नजर आती हैं, और ultimately chronic bronchitis, और finally most of the cases के अंदर lung cancer जो है वो develop कर जाता है. Patient is anemic, somebody who's suffering from chronic poisoning, ठीक है, उसको anorexic उसकी appearance होती है, weak, और इसके अलावा it also affects the memory, eyesight के ऊपर इसके effects आते हैं, there are tremors, और there are certain jerky movements भी इसके अंदर जो है वो आपको देखने में मिलती हैं. Now this is a video that shows intoxication of nicotine on a frog. इसको ये लोग इंजेक्ट करेंगे निकोटीन. This is the nicotine
ये उसके पास एक छोटी सी सिरिंज में है हाइपोडर्मिक नेडल के अंदर, टू इंजेक्ट दिस फ्रॉग। ये आप इसको इंजेक्ट करेंगे। Notice the frog. Approximately 1 यूनिट जो है 10 यूनिट्स उसको निकोटीन दी है। अब इसकी मस्कुलर मूवमेंट देखें। सॉर्ट ऑफ अ डांसिंग मूवमेंट। इसके लिम्स जो है इसके अंदर ट्रेमर्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, लुक एट दिस। He's unable to complete his muscular movements क्योंकि ये आपके गैंग्लिया पे भी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर भी एक्ट करता है। The movement is ineffective, contraction ineffective होती है, ट्रेमर्स होते हैं और एक प्लेन लाइक स्टेट हो जाती है इसकी। ये जो इसके सिम्टम्स आपको उसमें नजर आ रहे हैं उसमें ट्विचेस हैं, देयर ट्रेमर्स, फेसिकुलेशंस। ठीक है, इसकी एक स्पेसिफिक इसकी पोस्चर बन जाती है इसकी। सारे आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। As far as the fatal dose and the fatal period of nicotine is concerned, if we use nicotine, pure nicotine, 60 to 100 milligrams of pure nicotine is sufficient to kill a person. जो tobacco है, cigarette की form में जो लिया जाता है, that's 15 to 30 grams, which is sufficient to kill a person. As far as the fatal period is concerned, 5 to 15 minutes of either of these two dosages, they can kill a person within 15 minutes. फॉर ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक लिवाज फॉर्म करते हैं अगर किसी ने ओरल रूट से लिया हुआ और गैस्ट्रिक लिवाज के अंदर यू यूज पोटेशियम परमैंगनेट। पर्गेटिव्स दिए जाते हैं ताकि थ्रू वॉमिटिंग जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो जितना भी आपका निकोटीन है या टोबैको है वो बाहर आ जाए। कार्डियक मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पॉइजन अल्टीमेटली इफेक्ट्स द हार्ट एंड इट कॉजेस एरिथमियाज। तो उसमें नेचुरली आप कॉन्स्टेंट कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहते हैं just to see कि उसमें कोई issue तो नहीं आ रहा। Atropine is used as an antidote of sorts और इसको जो है वो mostly hypertension और अगर convulsions शुरू हो जाती हैं जिस तरह ये frog वाले केस में आपने देखा था उसके लिए diazepam यूज किया जाता है। Symptomatic treatment भी साथ साथ चलता रहता है इसमें अगर उसको कोई छोटे बड़े हर तरह के symptoms के उसको डील करने के लिए। And in case of chronic poisoning, clonidine जो है वो दी जाती है which is very promising. Postmortem के अंदर you won't be finding any specific postmortem effects of tobacco poisoning, but there is going to be brownish froth at the mouth and the nostrils. Stomach के अंदर आपको autopsy में जो tobacco के fragments हैं छोटे-छोटे वो मिलेंगे या अगर किसी ने जो है वो leaves directly इस्तेमाल कर ली हैं तो उसमें आपको undigested जो leaves हैं वो आपको मिल सकते हैं। As far as the features of asphyxia they are concerned, तो उसके अंदर आपको typical जो fecal hemorrhages आते हैं आपको उसके अलावा the cyanosis that's commonly found वो आपको इसमें clear नजर आएंगे। Accidental poisoning जो है वो आपको बहुत कम देखने में मिलती है लेकिन it can result from ingestion of tobacco leaves। बहुत ज़्यादा कुछ स्मोकिंग करते हैं चेन स्मोकर्स इनको कहते हैं और बाज जो है एरियाज के अंदर जो है ये टोबैको लीव्स जो है ये जख्मों के ऊपर लगाने का एक रिवाज होता है उसके अंदर आपको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग जो है आपको इजीली मिल सकती है। इट्स अ वेरी कॉमन एडिक्शन ड्रग। क्वाइट अ फ्यू पीपल स्मोक और उन सब के अंदर ही इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग के आपको एस्पेक्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे। कुछ लोग जो है इसको मलिंगरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मलिंगरिंग जैसे कि आप लोगों को पता है कि
बेसिकली फेनिंग और फेकिंग अ डिजीज, ठीक है, ताकि आप अनड्यू एडवांटेजेस जो है वो अचीव कर सकें। उसके अंदर जो है वो टोबैको के पत्ते पानी में भिगो कर रख दिए जाते हैं और फिर उनको बगल में दबा दिया जाता है, ताकि इससे जो है वो एक तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है और आपको पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं वो भी आपको उसके अंदर नजर आते हैं। सुइसाइड एंड होमिसाइड आर एक्सट्रीमली रेयर इन दिस केस। डिजिटालिस पर्प्यूरिया, या जिसको हम आम जुबान में जिसको हम फॉक्सग्लोव के नाम से भी कहते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर जो लाइलैक कलर के यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन दिस इज बेसिकली it's been used as a poison in most of the cases. Digoxin digitalis poisoning जो होती है उसी की तरह होती है। इसका जो active principle है that's basically a cardiac glycoside। हम digitoxin, digitalis, digitalin, digitaline या digitonin जो है वो भी कहते होते हैं, लेकिन जिसमें digitoxin है that's the most commonly used and it's the most poisonous of all। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं तो ये नेचुरली जाकर हार्ट मसल के ऊपर एक्ट करते हैं, और जब ये एक्ट करते हैं तो दे बेसिकली प्रोलॉन्ग द डायस्टोलिक पीरियड व्हिच इज द रिलैक्सेशन फेज। और बेसिकली इनको जो हम यूज करते हैं, इनके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो इस तरह से आता है कि दिस इज यूज्ड टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द फेलिंग हार्ट। कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है उसको बेहतर करने के ये काम आता है। और लेकिन अगर इसको ऑब्वियसली अगर आप टॉक्सिक डोज में या एक रिक्वायर्ड अमाउंट से अगर आप ज्यादा देंगे, थेरेप्यूटिक डोज से ज्यादा देंगे, तो इट्स गोइंग टू कॉज एक्स्ट्रा सिस्टोलीज, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्डियक एक्साइटेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, कार्डियक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। As far as the signs and symptoms of this drug are concerned, they are mostly they are due to overdose या फिर cumulative action। cumulative action से मुराद है कि एक ड्रग अगर आपने 5 मिलीग्राम्स आपने दी है और उसको जो है वो अगले दिन फिर आपने 5 मिलीग्राम्स दिया और उससे नेक्स्ट डे फिर आपने 5 मिलीग्राम्स दिया, तो 3 मिलीग्राम्स के ऊपर पहुंच कर is going to initiate its proper effect। ये चीज दूसरा इसमें ये भी चीज याद रखिएगा कि डिजिटालिस इज नो लॉन्गर बीइंग कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन या फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर कार्डियक फेलियर। पेशेंट बेसिकली ही बिकम्स ड्राउजी, ठीक है, और अगर उसको डोज ज्यादा दी गई है तो ही कैन ऑब्वियसली गो इनटू कोमा और डेथ बिल्कुल पहले दे आर कन्वर्जेंस एंड यूजुअली डेथ अकर्स फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। ये यहाँ पर एक ECG दिखाई गई है एक ऐसे पेशेंट की, somebody who has been overdosed with digitalis या digoxin। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो आपको ये डिप्रेसिंग ST सेगमेंट जो है वो आपको मिल रहा है आपको, और जो T वेव है दैट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। इसको हम सैल्वाडोर डैली सेकंड के नाम देते होते हैं। सैल्वाडोर डैली वाज बेसिकली एन एक्टर, और इसकी जो पहचान थी कह लीजिए, इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो इसकी मुस्टैच थी, और इसकी जो ये बाल थे ये यहाँ पर इस ST सेगमेंट को मिमिक करते हैं। व्हाई दिस इज नोन एज सैल्वाडोर डैली सेकंड। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आपको GI के अंदर वही टिपिकल सेट ऑफ सिम्टम्स जो है वो देखने में मिल रहा है। उसमें नोजिया है, देयर इज वॉमिटिंग, देयर इज पेन इन द एब्डोमेन। As far as the CVS is concerned, there is going to be a decreased heart rate। जिसमें मैंने पहले बताया कि एक्स्ट्रा सिस्टोली आएगी इसके अंदर, टैकीकार्डिया आएगा, और टैकीकार्डिया का ज़्यादा हो तो वो एक वेंट्रिकुलर फिब्र में भी जा सकता है बंदा। CNS के अंदर हेडेक, देयर इज कंफ्यूजन, देयर इज एंजाइटी, डिसोरिएंटेड पेशेंट होता है, और देयर इज लेबर्ड ब्रीदिंग और साय और साइन रेस्पिरेशन is seen in these patients। साइन रेस्पिरेशन होती है कि जब इंसान गहरे गहरे और सांस ले और उसकी एक टिपिकल सी एक आवाज आती है, ठीक है। ऑक्यूलर के अंदर आपको जो सिस्टम है उसके अंदर आपको एम्ब्लायोपिया, देयर इज गोइंग टू बी ब्लरिंग, patient will be resisting any changes in light, there is also going to be a trachea on the skin। फेटल डोज में अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिकली डिजिटालिस जो पॉइजनिंग होती है दैट इज सफिशिएंटली डन बाय 2 to 3 grams। डाइजॉक्सिन के लिए आपको 5 मिलीग्राम्स आपको रिक्वायर्ड होता है। डिजिटालिन अगर आप देते हैं तो 15 to 20 मिलीग्राम्स है। सो आइडियली ऑफ ऑल दीज थ्री डाइजॉक्सिन सीम्स टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट स्मॉल इन अमाउंट, बिकॉज़ 5 मिलीग्राम्स जो है वो काफी होता है। पाउडर्ड लीव्स अगर आप इसके लेते हैं फॉक्सग्लोव के तो 2.5 grams
are sufficient. As far as the fatal period of this drug is concerned, 1 to 4 hours at max. 1 day is sufficient to for these poisons to act और ultimately बंदे को जो है वो मार देते हैं. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने निकोटीन में भी आपको बताया कि कार्डिक मॉनिटरिंग जो है वो इसमें बहुत अहम होती है. इसके अंदर भी आपने जो है वो ईसीजी बार बार आप करवाते रहते हैं और ईसीजी के ऊपर जो चेंजेस आते हैं दे बेसिकली एक्ट एज अ गाइड टू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू. जैसे मैंने अभी पहले आपको दिखाया वो सल्वाडोर दली जो अपेयरेंस आती है ईसीजी के ऊपर, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन प्रोसेस. अगर आप किसी ने ओरल फॉर्म में लिया तो डेफिनेटली गैस्ट्रिक के बाद जो है वो किया जाता है. सोल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड इज मेड. इसी के साथ हम एक्टिवेटेड चारकोल भी देते हैं जो पॉइजन की एब्जॉर्प्शन करवाता है और पर्गेटिव्स भी जो है वो दिए जाते हैं. कुछ केसेस के अंदर एट्रोपिन भी दी जा सकती है जस्ट टू ट्रीट द ब्रेडिकार्डिया, लेकिन अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है तो उसके अंदर आप ये चीज़ नहीं देंगे. पोटेशियम क्लोराइड जो है वो दी जाती है एक्स्ट्रा सिस्टोली को कंट्रोल करने के लिए. और इसके अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एक एंटीडोट की तो कार्डिक एरिथमियास के लिए अगर वो शुरू हो जाते हैं तो उसमें लिग्नोकेन 100 मिलीग्राम्स इंट्रावीनसली दे सकते हो या फिर नोवोकेन दी जा सकती है. ये दोनों जो हैं वो आपके एनेस्थेटिक्स भी हैं. या फिर देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन ऑफ गिविंग बीटा ब्लॉकर्स. ट्राइसोडियम ईडीटीए कैल्शियम रिड्यूस करने का काम आती है और नेचुरली आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं. पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो इसके अंदर भी आपको कोई स्पेसिफिक चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइजनिंग. लेकिन इसके अंदर आपको मोस्टली जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इरिटेशन मिलेगी आपको. ठीक है. हार्ट के अंदर यू माइट बी एबल टू फाइंड एनी चेंजेस. डिजिटालिस लीव्स अनडाइजेस्टेड या डिजिटालिस की जो सीड्स हैं वो आपको मिल सकते हैं. जहाँ तक मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स की बात है इसमें तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है अगर कोई बंदा एक्सीडेंटली जो है वो फॉक्स क्लब के लीव्स जो है वो खा लेता है. या फिर होमिसिडल पॉइजनिंग जो होती है वो भी इसमें काफ़ी कॉमन है बिकॉज इसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक पोस्टमार्टम के अंदर चेंजेस नहीं मिलते और इसका जो फेटल पीरियड है दैट इज बिटवीन 1 to 4 hours. सो इट मेक्स इट अ वेरी यूजफुल पॉइजन फॉर होमिसाइड. लेकिन दिस इज क्यूमुलेटिव पॉइजन. जैसे मैंने पहले कहा कि आपको आपके डिजायर्ड इफेक्ट्स अचीव करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है बिकॉज इसकी जो डोजेज है इसकी जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेशन के साथ बिल्डअप होती जाती है. Why it is also known as cumulative poison. Medium odorum, which is also known as the white oleander. The active principle that is included in this is meliodorin or meliodorine and carabine as well. As far as the action is concerned, it is very much similar to digitalis. हमने पीछे पढ़ा था कि digitalis के अंदर जो है वो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड होने की वजह से डायरेक्टली हार्ट के ऊपर एक्ट करता है और इसके अलावा एक्स्ट्रा सिस्टली जो है वो कॉज करता है. Same goes with white oleander. White oleander also acts on the heart. As far as deodorine is concerned, it causes severe muscular twitching, and so much so that the muscles can go into a technique and painful spasm. Carabine, it acts on the heart like digitalis. As far as signs and symptoms are concerned, locally it causes contact dermatitis. अगर आप इसको inhale करते हैं तो इससे आपको headache, dizziness, and respiratory difficulties along with nausea. Ingestion also causes gastric symptoms like vomiting, pain in the abdomen, forced salivation. After that, there's also muscular twitching, tetanic spasm, and lockjaw as well. The pulse, it becomes very slow, it becomes very weak, the blood pressure falls rapidly, and it's followed by exhaustion. Fatal dose and the fatal period of white oleander. As far as fatal dose is concerned, अगर इसका रूट इस्तेमाल किया जाता है तो 15 to 20 grams is sufficient to cause death. As far as the leaves are concerned, 5 to 15 leaves can be used, and it causes death within a period of 24 hours, effectively. As far as treatment is for white oleander poisoning, gastric lavage needs to be performed initially. After that, you may give some anesthetic to reduce the pain and reduce the cardiac activity of failing heart. Morphine is also very effective, and obviously there's the symptomatic treatment.
depending upon the patient's situation and condition. For postmortem findings, there are no exact specific postmortem findings, but you will find petechial hemorrhages on the heart. Usually, आपको skin और eyes के ऊपर जो आपको ज़्यादा नजर आते हैं. The organs they appear congested as well. Medical aspects के ऊपर अगर हम इसके बात करें, तो this is very commonly used for suicidal purposes among girls in the village. इसको पेस्ट की शक्ल में जो है वो सुसाइड करने के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. अबॉर्टिफिशिएंट के तौर पे भी इसको यूज करते हैं because it's applied internally and locally as well. Accidental poisoning is also seen in some cases because ये as a medicine भी जो है इसको यूज किया जाता है और externally used to reduce the swelling in some cases और कुछ और diseases के अंदर भी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं. Cattle poison भी के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है और it resists heat. यही वजह है कि burnt जो dead bodies होती हैं उनके remains के अंदर भी आपको जो है ये आसानी आपको मिल जाता है because it resists changes in the temperature. Cerebella theliacea और yellow oleander या पीला कनेर भी इसको कहते हैं कुछ जुबान के अंदर. Active principle के if we look at it, so you find glycosides, and the glycosides they include 17, pyridoxine, cerebrin, and pyruvicide. These are the active principles. Signs and symptoms जहाँ तक है इसकी बात, तो इसमें भी आपको severe GI के symptoms आपको जो है वो नजर आते हैं. Tingling of the tongue, dry throat होती है इसके अंदर भी. There are gastric irritation symptoms बहुत clearly visible होते हैं इसके अंदर. There is vomiting, there is diarrhea, dilated pupils नजर आते हैं आपको. The pulse becomes fast, weak हो जाती है, irregular होती है और blood pressure जो होता है वो increase कर जाता है और ultimately so much so that the heart stops beating. There is generalized peripheral circulatory failure. Brittle dose की जहाँ तक बात है, तो 8 to 10 seeds of of yellow oleander they are enough to cause death, whereas the root requires about 15 to 20 grams, and the death usually occurs between 2 to 3 hours of ingestion of this poison. The treatment, you start with gastric lavage. जो आपका gastric lavage है उससे आप जितना orally आपने poison consume किया होता है आप वो remove कर सकते हैं. इसके अलावा you can create a solution of sodium lactate, उसको intravenously दिया जा सकता है और उसके साथ 5% glucose भी आप दे सकते हैं because it causes generalized metabolic acidosis in the body. उसको counter करने के लिए ये moderate solution जो है वो देते होते हैं. Atropine 1 milligram is sufficient और इसके अलावा आप adrenaline और noradrenaline का भी mixture जो है वो दिया जा सकता है in case there is severe fall in blood pressure, and obviously symptomatic treatment तो होता ही है साथ में. As far as postmortem findings are concerned, again इसमें कोई आपको specific finding जो है वो नहीं मिलेगी. GI irritation की signs इसके अंदर आपको नजर आते हैं. Stomach के अंदर से, duodenum के अंदर से आपको undigested जो seeds होते हैं इसके yellow oleander वो आप निकाल सकते हो. And there is also ingestion of the visceral organs. Last of the cardiac poisons is quinine. Quinine is basically a protoplasmic poison और इसका ज़्यादा जो action होता है it's used as an anesthetic. It initially stimulates and then it tends to depress the CNS. और इसका prolonged use जो होता है ultimately causes circulatory failure. साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आपको जो है वो पेन एब्डोमेन के साइंस आपको मिलते हैं ज़्यादातर. ठीक है, देयर इज वॉमिटिंग, डायरिया. अदर देन दैट देयर इज आल्सो आपके जो स्पेशल सेंसेस वो इफेक्ट होते हैं लाइक विक्टिम में कंप्लेन पार्शियल डेफनेस, लॉस ऑफ विजन, स्कोटोमा इसमें विजुअल प्रॉब्लम्स में आ जाता है इसके अंदर. It can also cause urinary issues like oliguria, hemolysis होता है इसके अंदर, there's hematuria as well. Or the respiration gradually it tends to become rapid, becomes shallow as well. Pupils जो होते हैं वो fixed और dilated ज़्यादा when आपको होते हैं, and the death usually occurs from respiratory failure because as stated initially ये जो है वो ultimately CNS को आपके depress करता है. What exactly is synchronism or queenism? Synchronism basically एक phenomenon है जिसके अंदर आप बार-बार quinine therapeutic doses जो हैं वो देते हैं. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन
होते हैं इसमें। इसके अंदर जो एक सेट ऑफ सिम्टम्स आता है उसमें टिनाइटिस, वर्टाइगो, स्कोटोमा, ब्लाइंडनेस, डिफिकल्टी इन विजन, और इसके अलावा इसमें अल्टीमेटली कार्डियक एरिथमियाज जो है वो भी आपको देखने में मिलती हैं। देयर इज आल्सो हाइपोटेंशन इन दिस केस। इसको हम सिंक्रोनिज्म का नाम देते हैं। The fatal dose for quinine is approximately 2 to 8 grams, and it takes about 6 hours to effectively kill a person. ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाता है असिस्टेड वेंटिलेशन। असिस्टेड वेंटिलेशन से मतलब है कि आप इसके अंदर जो वेंटिलेटरी सपोर्ट है वो आप दे सकते हो, because the person he has high chances of going into respiratory failure. इसके अलावा कार्डियक मॉनिटरिंग की जाती है, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सिंस इट्स अ कार्डियक पॉइजन, और ये कार्डियक एरिथमियाज बहुत फ्रीक्वेंटली कॉज करवाता है। ओरल केसेस के अंदर आप इसमें गैस्ट्रिक लिवाज करते हैं, और एज अ पर्गेटरी आप मैग्नीशियम सल्फेट देते हो। एक्टिवेटेड चारकोल इज आल्सो इफेक्टिव। इन केस देयर इज एस्टैब्लिश्ड कार्डियक टॉक्सिसिटी, उसके अंदर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका एक इंट्रावीनस सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है। अगर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में जा रहा है पेशेंट, दैट कैन बी ट्रीटेड विद इंट्रावीनस मैग्नीशियम। आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि इसको डाययूरेसिस के थ्रू बॉडी में से एलिमिनेट किया जाए, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विजन अगेंस्ट ब्लाइंडनेस, स्कोटोमा, उसके लिए आप बायलैटरल स्टीलेट गैंग्लियन जो है उसको आप ब्लॉक कर देते हैं। दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थेरेपी, यूजुअली वहां तक जाने की नौबत जो है वो नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो भी आप इसमें ऑब्वियसली करते हो। जहाँ तक पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स का ताल्लुक है तो दे आर वेरी नॉन स्पेसिफिक, लाइक आई स्टेटेड इन प्रीवियस क्वेश्चंस। ऑर्गन्स यूजुअली जो होते हैं वो कंजेस्टेड नजर आते हैं। ऑर्गन्स के अंदर आपको आरबीसी हेमोलिसिस ही आपको देखने में मिलता है, और यही वजह होती है कि आरबीसी हेमोलिसिस की वजह से आपको रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ब्लॉक आपको नजर आते हैं। As far as the medical legal aspects of this poison are concerned, it usually causes death due to accidental poisoning. अगर किसी तरह की मेडिसिनल ओवरडोज या थेरेप्यूटिक ओवरडोज हो गई है तो उसकी वजह से भी जो है डेथ इसमें हो सकती है। सुसाइड या होमिसाइड इज वेरी रेयर, और इट इज एट टाइम्स यूज्ड एज एन as well. Thank you very much for your time. This concludes our cardiac poisons.